नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम CGPSC मेंस पेपर 7 का पार्ट 1 कवर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। लास्ट दो वीडियो में हमने भारतीय समाज एवं सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में विधान, ये एक टॉपिक, दूसरा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ये कवर किया है। आज हम भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि IPC व CRPC को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि IPC के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा, IPC अर्थात इंडियन पिनल कोड, ठीक है, इसके अंतर्गत अनेक से सेक्शन शामिल है। ठीक है, बहुत सी धाराएं शामिल हैं, परंतु हमें केवल महिलाओं को जो प्राप्त सुरक्षा है उन्हीं धाराओं पे मुख्य रूप से फोकस करना है। ठीक है, मेंस के परीक्षा में डायरेक्ट उन धाराओं से ही क्वेश्चन किए जाते हैं कि इस धारा के तहत, जैसे 416 हो गया, कुछ इम्पोर्टेंट धारा है, तो उस धारा के तहत महिला को क्या अधिकार या क्या सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, तो हम उन्हीं धाराओं को कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले बढ़ते गए। ठीक है, अब अपराध कितने तरह के अपराध को IPC के तहत परिभाषित किया गया है या IPC के तहत इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। अपराध के बारे में तो हम जानते ही हैं, जैसे महिलाओं के विरुद्ध जो IPC के तहत निम्नलिखित आपराधिक कृत्यों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध माना गया है, जैसे बलात्कार, अपहरण या भगा ले जाना, शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, ठीक है, उसे शारीरिक चोट पहुंचाना, ठीक है, मानसिक चोट पहुंचाना, दहेज हत्या, दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर देना या आत्महत्या के लिए उकसाना, ठीक है, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, ठीक, लड़कियां क्रय विक्रय करना, ठीक है, घरेलू हिंसा, कथित ऑनर किलिंग अर्थात अपने ही परिवार के सदस्य को जान से मार डालना, ठीक है, उसे ही ऑनर किलिंग कहा जाता है। ठीक, विधवाओं पर उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या, पुत्र प्राप्ति हेतु उत्पीड़ित करना, ठीक है, खाप पंचायत के निर्णय, जैसे कई ऐसे पिछड़े हुए गांव होते हैं जहां अभी भी जो खाप पंचायत प्रचलित है। ठीक है, खाप एक पंचायत नहीं बोल सकते इसे, एक गांव के कुछ वरिष्ठ मेंबर्स के सदस्य इसमें शामिल होते हैं जो अपने गांव के लिए फैसले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ फैसले जो महिलाओं के विरुद्ध होते हैं, उन्हें प्रताड़ित करने के उद्देश्य से या कुछ रूढ़ियों के चलते, है ना, प्रथाओं के चलते वो फैसले लिए जाते हैं जो महिलाओं के हित में नहीं होता। ठीक है, तो इन सब से भी अपराध को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इतने तरीके से और भी हैं, इतने तरीके के अपराध बताए गए हैं। ठीक, अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में के अंतर्गत महिलाओं को क्या सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, हमारे संविधान के तहत ही सभी नागरिकों को सभी जितने अधिकार प्रदान किए गए हैं ना, संविधान के तहत ही किए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत। ठीक, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के विभिन्न स्थानों पर लैंगिक समानता एवं महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया है। ठीक, जिसमें इन्हें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक वंचन का शिकार होने से बचाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो कुछ जो संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, अगर संविधान में प्रावधान किया गया है तो इसके पालन से
किसी इसके पालन से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात इसके तहत महिलाओं को सभी अधिकार अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इसके उल्लंघन पर दंड की प्रक्रिया की शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद में महिलाओं के अधिकार की बात की गई है। तो देखते हैं अनुच्छेद 14। ठीक है, ये भाग 3 आता है संविधान का, भाग 3 मौलिक अधिकार, आप पढ़े ही होंगे। ठीक, इस पे है अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात कही गई है। ठीक है, यह अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त है। ठीक, अनुच्छेद 15(1) के अनुसार किसी राज्य के किसी भी नागरिक के साथ केवल कौन से पांच चीज़ों पर, ठीक है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये महिलाओं के साथ साथ अन्य नागरिकों को लिए भी शामिल किया गया है। ठीक है, इन आधार पर तो हमें अनुच्छेद याद रखना है। ठीक है, 14, 15(1), 15(3), अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 39 क, 39 घ। ठीक है, अनुच्छेद 42, 46, अनुच्छेद 51 का, और एक और है अनुच्छेद, वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, फिर देखते हैं सेकंड अनुच्छेद 15(1) के अनुसार किसी राज्य के नागरिक के साथ, ये अपन देख लें, धर्म, जाति, लिंग के स्थान के नाम पर किसी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की बात कही गई है। अर्थात समाज में सर्वाधिक पिछड़ी हुई महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी हैं, जिन्हें बच्चे का वर्तमान सुधारा जाएगा तो उनका भविष्य भी सुधरेगा। ठीक है, इसलिए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है 15(3) में। ठीक है, अनुच्छेद 16 के तहत रोजगार या किसी राज्य के कार्यालय में नियुक्ति के संदर्भ में सभी नागरिकों को अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है, जहाँ भी महिलाओं को समानता की अधिकार दिलाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो रोजगार में महिलाओं को समानता, ठीक है, ये तो समानता की बात, सभी समानता की बात की गई है अनुच्छेद 14 में। 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के नाम पर। ठीक है, 15(3) में विशेष प्रावधान किया गया है महिलाओं और बच्चों के लिए। 16 में नियोजन के अवसर पर, ठीक है, लोक नियोजन के अवसर पर या रोजगार के अवसर में महिलाओं को समानता दिलाने की कोशिश की गई है। ठीक, अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4 में आता है DPSP। इसमें अनुच्छेद 39 क में जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन के लिए पुरुष एवं स्त्री को समान अधिकार दिए जाने का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, पुलिस और स्त्री को समान अधिकार दिए जाने का उल्लेख है। ठीक, फिर 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की बात है। मतलब जितना वेतन आप पुरुष को दिएंगे, है ना, मेल को दिया जाएगा, उतना ही वेतन फीमेल के लिए होगा। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, तो 39 क और 39 घ। ठीक है, फिर अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, काम की न्याय संगत, मानवोचित दशा, प्रसूति सहायता को बंद करता है। ठीक, फिर अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय से शोषण सुरक्षा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस अनुच्छेद में अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को भी सामाजिक न्याय दिलाने तथा उन्हें शोषण से बचाने की चर्चा की गई है। ठीक है, बेसिकली ये जो अनुच्छेद है वो ST SC से रिलेटेड है, बट इसमें महिलाएं भी शामिल है, इसलिए इसे शामिल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 51 का। ठीक है, ये अपना मौलिक कर्तव्य आता है। ठीक है, भाग 4 क में। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य में भी महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखते हुए उल्लेख किया गया है कि भारतीय नागरिक ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ठीक है, तो इस पे भी बताया गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 घ। ठीक है, ये क्या है, ये जो पंचायतों में है ना, पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण
ठीक है, आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 243 घ में। ठीक है, ठीक है, तो इतने सारे अनुच्छेद जिसमें महिलाओं के अधिकारों संविधान में महिलाओं के अधिकारों के संबंध में व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो पहला अभी हमने देखा भारतीय संविधान में महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा। ठीक है, ये अनुच्छेद 14, 15 है ना, 16। ठीक, फिर एक है 17 में तो नहीं, जो अपने अभी एक अनुच्छेद देखा। ठीक है, उसमें ठीक, उसमें एक और अनुच्छेद आ जाएगा, अनुच्छेद 23। ठीक है, 23 में भी, अनुच्छेद 23 में भी बलात् श्रम और महिला दुर्व्यापार है ना, महिलाओं को जो जबरन जो गलत कामों में ढकेला जाता है उससे भी संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 23 में। ठीक है, तो ये भी शामिल है। तो हमने देखा ये भारतीय संविधान में महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा। ठीक है, अब देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता में महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं। ठीक, तो देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर आईपीसी। ठीक है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860। ठीक है, इसे भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। इसमें महिलाओं के संबंध में निम्न धाराओं में प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। तो देखते हैं, अब ये धारा को हमें याद करना होगा क्योंकि इन धाराओं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और पूछा भी गया है। ठीक है, लास्ट पीएससी में, इससे पहले पीएससी में पूछा गया था कि गर्भवती महिलाओं को आईपीसी के तहत क्या सुरक्षा प्रदान किए गए हैं, क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो वैसे ही डायरेक्ट धारा से क्वेश्चन बनता है। तो सभी कुछ इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं जो महिलाओं के लिए दिया गया है, और आप किसी भी बुक को फॉलो करिए, कहीं पे भी ऐसे सिस्टमेटिक नहीं दिया गया है। ये मैंने अलग अलग बुक से, गूगल से ये सब सर्च करके ये एक नोट्स तैयार किया है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं धारा 294। ठीक है, 294 में क्या कहा गया है? सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं से छेड़छाड़, अश्लील हरकतें एवं गानों के विरुद्ध प्रावधान किया गया है। ठीक है, अपन अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को छेड़छाड़ सार्वजनिक स्थल पर होता है, अश्लील हरकतें, गाने, ये सब जो होते हैं उनके विरुद्ध प्रावधान किसके तहत किया गया है? 294 के तहत। इसके तहत क्या दंड है? 3 माह का कैद, कारावास या जुर्माना या दोनों। ठीक है, तो 294 सार्वजनिक स्थल पर छेड़छाड़, अश्लील हरकतें करना या गाने गाना, ठीक है, इसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, दंड है 3 माह या जुर्माना या दोनों। ठीक, नेक्स्ट है धारा 302। ठीक है, ये दहेज हेतु प्रताड़ित करने के विरुद्ध प्रावधान है। ठीक है, धारा 302 इम्पोर्टेंट धारा है, दहेज प्रताड़ना। ठीक है, तो बहुत केस सुनाई में आता है। हाल ही में एक गुजरात की एक लड़की थी, 23-24 साल की थी, जिसने अपने पति से प्रताड़ित होकर साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। एक वीडियो भी उसका बहुत वायरल हुआ था। तो उसके बाद में उसके हस्बैंड को इन्हीं धाराओं के तहत, धारा 302, 304 बी और एक 498 ए के तहत कार्यवाही की गई। तो ये महत्वपूर्ण धारा है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। दहेज हेतु प्रताड़ित करने के विरुद्ध प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है? 3 वर्ष कैद या अर्थदंड का प्लस साथ में अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, इसी से संबंधित है धारा 304 बी। ठीक है, इसमें दहेज मृत्यु का उल्लेख है। जैसे किसी का विवाह होता है, विवाह के
7 वर्ष के भीतर यदि किसी महिला की मृत्यु जलने, शारीरिक चोट या असामान्य परिस्थिति में हो जाता है, ठीक है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु जलने, शारीरिक चोट या असामान्य परिस्थिति में होती है और यह स्पष्ट हो कि उसके पति अथवा संबंधी द्वारा मृत्यु के पूर्व उस पर महिला पर निर्दयता की गई हो, ठीक है, इसको दहेज मृत्यु की संज्ञा दी गई है, ठीक है। यह प्रूफ होना चाहिए कि उसकी मृत्यु के पूर्व उनके पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा उस महिला पर क्रूरता की गई हो, दहेज हेतु दबाव डाला हो, ठीक है। तो इस संबंध में न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रूफ होना चाहिए। यह भी इम्पोर्टेंट धारा है, तो 302 और 304 बी, ठीक है, दोनों दहेज से संबंधित है। एक और धारा है 498 ए, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है, वो भी दहेज से ही संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट है धारा 366, ठीक, 366 ए और 366 बी, ये तीनों धाराएं अपहरण से संबंधित है। किससे? अपहरण से, ठीक। 366 ए, 366 बी, किसी महिला का अपहरण, फुसलाकर, भगाकर ले जाना या उसे विवाह हेतु बाध्य करना आदि, ठीक है। इस ऐसा कार्य करने पर 366 के तहत कार्यवाही की जाती है, जिसमें 10 वर्ष कैद और जुर्माना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार 366 ए में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को, ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को किसी स्थान से कहीं जाने को उकसाना या ऐसा कृत्य करने की संभावना होना या उसे अवैध शारीरिक संबंध बनाने हेतु बाध्य करना, ठीक है। इस संबंध में दंड क्या? 10 वर्ष कैद व जुर्माना, ठीक है। तो 366 ए में 18 वर्ष से कम लड़की को किसी स्थान से कहीं जाने के लिए बाध्य करना या उकसाना, ठीक है, या ऐसा कृत्य करने की संभावना होने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, तो उसके लिए 10 वर्ष का कैद और जुर्माना भी लगाया जाता है, ठीक है। आगे है 366 बी। अब 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की को भारत के बाहर किसी देश से लाकर अवैध शारीरिक संबंध स्थापित करने हेतु बाध्य करना, ठीक है। वो तो 366 ए में था। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को कहीं जाने के लिए उकसाना या ऐसा कृत्य करना कि वो अवैध कार्य करे, है ना, तो उसके लिए दंड का प्रावधान था। अब इसमें क्या है, 366 बी में भारत के बाहर से किसी देश से लड़की को लाकर कुछ भी अवैध कार्य कराने हेतु बाध्य करना, ठीक है। ज़बरदस्ती अपन सुने होंगे, न्यूज़ में आता है कि इतने लड़कियों को लाया गया, उन्हें एक जाल टाइप सा होता है उनका, उसमें फंसाया गया, ऐसे बहुत से केस आते हैं। तो उस संबंध में 10 वर्ष का कैद और जुर्माना, ठीक है। तो ये तीनों धाराओं में 366 ए, बी और 366 ए और 366 बी, तीनों में 10 वर्ष का कैद और जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है। पहले में क्या है कि किसी महिला का अपहरण, 366 आएगा तो अपहरण ही ध्यान रखना है, अपहरण, फुसला कर ले जाना, ठीक है, विवाह हेतु बाध्य करना, 10 वर्ष कैद और जुर्माना, 366 ए बी दोनों में, ठीक है, तीनों में। फिर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को किस स्थान से ले जाने के लिए बाध्य करना, ऐसा कृत्य करने, ठीक है। फिर 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की, ठीक है, पहले तो सिर्फ अपहरण करना, फिर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को, फिर 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की को, ठीक है। तो ये याद करने में ईजी होगा। फिर नेक्स्ट धारा है 372, ठीक है, वैश्यावृत्ति हेतु 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को बेचना, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट धारा है 372 और 73, ये दोनों का पेयर याद रखिएगा। वहाँ पे 366 का तीन पेयर देखिए, 366 ए और बी, ठीक है, वो 3 पेयर एक साथ याद रखना और ये 2 पेयर एक साथ याद रखना है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, वैश्यावृत्ति हेतु 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को यहाँ पे है बेचना, यहाँ पे है खरीदना, ठीक है। तो बेचना भी अपराध है और खरीदना भी अपराध है। 372 में बेचने हेतु 10 वर्ष का कैद और जुर्माना, 373 में खरीदने हेतु
10 वर्ष का कैद व जुर्माना। ठीक है, तो 372-73 वेश्यावृत्ति हेतु 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को, महिला को बेचना या खरीदना, पहले बेचना फिर खरीदना, दोनों के लिए जुर्माना 10 वर्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धारा 375 और 76। ठीक है, धारा 375 में बलात्कार की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर धारा 376 में इस संबंध में बलात्कार हेतु दंड का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम 7 वर्ष किया गया है, इसे बढ़ाकर 10 वर्ष भी किया जा सकता है। ठीक है, या उम्र कैद, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक, इसी में बताया गया है कि पुनः बलात्कार या पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस थाना परिसर में बलात्कार या हिरासत में ली गई महिला का बलात्कार की स्थिति में 10 वर्ष से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट धारा है 375 376। ठीक है, ये तो सुर्खियों में बना ही रहता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 509। ठीक है, महिला की निजता को भंग करना या लज्जित करने के विरुद्ध। ठीक है, ये धारा क्यों है 509? महिला को, किसी महिला की शालीनता या उसकी निजता को भंग करता है तो उस संबंध में कार्यवाही किया जाएगा इस धारा के तहत। ठीक है, निजता भंग करने हेतु यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसे अपशब्द बोलता है, ठीक है, अपशब्द कहना, किसी प्रकार की आवाज़ निकालना, ठीक है, कुछ अपशब्द बोलना, किसी प्रकार की जो छेड़छाड़ वाली आवाज़ निकालना, विशेष प्रकार की मुद्रा बनाना, ठीक है, जो इशारे करते हैं, उन सब के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके विरुद्ध प्रावधान किया गया है। दंड क्या है? 1 वर्ष का कैद या जुर्माना या दोनों। ठीक है, तो 509 में महिला की निजता को भंग करने के विरुद्ध प्रावधान किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 509, यह धारा भी 354, यह धारा भी महिला की शालीनता भंग करने से ही संबंधित है। ठीक है, उसमें जो भंग करने पर, अपशब्द कहने पर, ठीक है, विशेष मुद्रा बनाने पर दंड का प्रावधान था। इसमें शालीनता भंग करने हेतु बल का प्रयोग करता है ना, बल का प्रयोग यदि करता है 2 वर्ष का, तो उसे 2 वर्ष का कैद और जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इन 2 धाराओं का पेयर आप याद रख सकते हैं, 509 और 354। ये क्या है? महिला की शालीनता भंग करने के संबंध में। ठीक है, तो आप सभी धाराओं को 2-2 के पेयर में याद रखेंगे तो आपको इसलिए याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं धारा 498A। यह दहेज से संबंधित है, जो उधर मैंने बताया था 302, 304B और 498A। ठीक है, ये तीनों जो है दहेज से संबंधित धारा है, दहेज प्रताड़ना से संबंधित। ठीक है, इस धारा में क्या कहा गया है? दहेज हेतु विवाहित महिला अपने पति या रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित होती है। कैसे? शारीरिक व मानसिक रूप से। ठीक है, तो इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। ठीक है, इस धारा के तहत जो अपराध, इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, ऐसे अपराध को संज्ञेय माना गया है। ठीक है, गैर जमानती माना गया है। ठीक, 498 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। इसमें क्या प्रावधान, दंड का क्या प्रावधान किया गया है? 3 वर्ष कैद तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 3 वर्ष कैद तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। परंतु इस धारा का बहुत विरोध भी किया गया। अभी हाल ही में 2011 से लेके 2015 में कुछ सर्वे हुआ था, जिसमें लगभग 6% केस जो 498A के तहत दर्ज हुए थे, 6.6% केस जो थे वो जानबूझ के जो महिलाओं द्वारा इस धारा का दुरुपयोग किया गया था। ठीक है, जानबूझकर फंसाने के लिए इसका दुरुपयोग किया गया था। तो एक सर्वे में ऐसा सामने आया था, तो इसमें कुछ सुधार भी किए गए हैं। ठीक है, तो इसके तहत क्या सुधार किए गए हैं कि पड़ताल, इस धारा के तहत अगर कोई केस करता है तो पहले तो गैर जमानती था। ठीक है, तो बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित किया गया कि इस धारा के तहत यदि कोई कंप्लेंट फाइल करता है तो उसे पड़ताल के पश्चात ही दोष सिद्ध होने पर ससुराल वालों की गिरफ्तारी होगी। मतलब एक जांच पड़ताल किया जाएगा, उन्हें देखा जाएगा कि ये सच में इस धारा के विरुद्ध, मतलब जो भी है
जिसके ऊपर भी आरोप लगाया गया है वो सत्य है या नहीं से देखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ प्रावधान आगे का एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 धाराएं इंपॉर्टेंट है दहेज के लिए, 302, 304 बी और 498 ए। ठीक है, तो दहेज के लिए इतना आप याद रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं लास्ट है इसमें इम्पोर्टेंट, ये आगे पीछे छूट गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 326। ठीक है, महिलाओं पर एसिड हमले के विरुद्ध। ठीक है, एसिड हमलों के विरुद्ध जो एसिड हमलों के केस आते हैं, ठीक है, वैसे तो अब एसिड मार्केट में बिकना एक प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दिया जाता है, तो ऐसे हम लोग को रोकने के लिए भी प्रावधान किया गया है इसमें। तो वो 326 क है, ए है, जिसमें 10 वर्ष कैद व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये आईपीसी के तहत कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो एक बार आप ओवरव्यू देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक, धारा 294 सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं से छेड़छाड़, 302, 304 बी और 498 ए ये दहेज से संबंधित है। ठीक है, 366 ए और बी यह अपहरण से संबंधित है। ठीक है, आप पेयर में याद रखेंगे तो याद होगा। इन 3 का पेयर 302, 304 बी और 498 ए, 294 ये अलग से आप याद रखिएगा। ठीक है, इन 3 धाराओं का पेयर 372, 73 इन 2 धाराओं का पेयर जिसमें वेश्यावृत्ति हेतु बेचना व खरीदना। ठीक है, 375, 76 ये बलात्कार के संबंध में। ठीक है, 509 और 354 यह महिलाओं की निजता भंग करने, शालीनता भंग करने हेतु प्रावधान। ठीक है, ये तो पहले पीछे बताया मैंने। और ये 326 महिलाओं पर एसिड हमले के विरुद्ध प्रावधान किए गए हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट धारा थे आईपीसी के तहत जिसमें महिलाओं के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो ये मैंने सीक्वेंस के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। ये आपको किसी भी किताब में एक ऐसे एक फ्लो में नहीं मिलेगा, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए, आपके बहुत काम आएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।